हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर 6 वसंत आया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि वसंत के आने से पहले वायु में जो अधिक ठंडाहट विद्यमान होती है इसमें मनुष्य शिहर उठता है, लेकिन जैसे ही वसंत का आगमन होता है हवा गुनगुनी हो जाती है। यह हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती हुई अचानक से रुक जाती है। इसमें सिहरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट का आनंद जो आती है, गर्माहट वो आनंदित कर देती है। इसी को कवि ने फिरकी जैसी आई और चली गई हवा के रूप में संबोधित किया है। अगला प्रश्न, वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों। कवि ने इस पंक्ति में आज के समाज पे, आज के जो आधुनिक जीवन पे एक व्यंग करते हुए कहा है कि हमें मौसम का पता कैलेंडर से या फिर दफ्तरों या कार्यालयों में जो छुट्टियां होती है उससे पता चलता है। आज मनुष्य प्रकृति से इतना दूर हो चुका है कि उसे उसके मौसम में बदलाव का पता ही नहीं चलता है। इसमें उन्होंने कहा है कि वसंत पंचमी के अमुक दिन कार्यालय का अवकाश होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वसंत आ गया। कार्यालय में अवकाश होना किसी त्यौहार के होने की ओर संकेत देता है। कवि को वसंत पंचमी के अवकाश का पता तब चलता है जब उसने कैलेंडर में देखा तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। कवि के अनुसार जो आज का शहरी जीवन है वो मनुष्य प्रकृति में हुए बदलावों को देख नहीं पाता। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की जंगलें खड़ी हो गई हैं। चारों तरफ सीमेंट से बने घर हैं। यहाँ पे हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मात्र सपना बनकर रह गई है। अतः मनुष्य ऋतुओं को कैलेंडरों के माध्यम से जान पाता है, जो कि एक दुखद बात है। अगला प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार करते हुए आज के संदर्भ में कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। इस कथन में कह रहे हैं कि जब प्रकृति है मनुष्य की सहचरी यानी दोस्त है। जब से मनुष्य का जीवन आरंभ हुआ है उससे पहले से प्रकृति विद्यमान है। ये बात सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया है। उसने मनुष्य की हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए सभी साधन दिए हैं। प्राकृतिक के सानिध्य में रहकर मनुष्य सभ्य बना है तथा ज्ञान प्राप्त किया है। वह आज चांद तक जा पहुँचा है। अत्याधुनिक साधनों उसके पास उपलब्ध है। उसके पास जो छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं हैं वे प्रकृति की देन है। मनुष्य को अपना कुछ भी नहीं है। उसने जो भी पाया है वह इस प्रकृति रूपी सहचरी से ही पाया है। आरंभ में पूरी पृथ्वी प्राकृतिक का साम्राज्य था, परंतु जब मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने पैर पसारने आरंभ किए उसने इसके साम्राज्य पर कब्जा ही कर लिया। आज चारों तरफ उसने अपने आसपास सीमेंट के ऐसे जंगल खड़े कर दिए हैं जिसके कारण उसकी सहचरी सिमट कर रह गई है। उसने प्रकृति से सदैव किनारा कर लिया है। उसने लगातार सदियों से उसका दोहन किया है। उसने अपनी सहचरी के धैर्य और प्रेम से धोखा किया है। आज प्रकृति ने भी अपनी सहचरी का रूप छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पंक्ति में कवि के अनुसार कहा गया है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य के साथ हमेशा सहचरी के रूप में ही रही है, परंतु आज मनुष्य ने इसको प्रकृति के साथ धोखा किया है, उसका लगातार दोहन किया है, जिससे प्रकृति ने भी अपना सहचरी का रूप छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। अगला प्रश्न, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है उसका प्रतिपाद्य लिखिए। आज के मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। उसने प्रकृति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब प्रकृति का सानिध्य सपनों की बात लगती है। महानगरों में तो प्रकृति के दर्शन ही नहीं होते। चारों ओर इमारतों का साम्राज्य है। ऋतुओं का सौंदर्य और उसमें हो रहे बदलावों से मनुष्य परिचित ही नहीं है। कवि के लिए यह चिंता का विषय है। प्रकृति जो कभी उसकी सहचरी थी आज वह उससे कोसों दूर चला गया है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुख सुविधाएं युक्त साधन है, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखना और उसे महसूस करने की संवेदना शेष नहीं बची। उसे कार्यालयों में मिले अवकाश से पता चलता है कि अमुक त्यौहार इस ऋतु के कारण है।
अपने आसपास हो रहे परिवर्तन से उसे अवगत तो कराते हैं, परंतु वह मनुष्य के हृदय को आनंदित नहीं कर पाता। मनुष्य और प्रकृति का प्रेमिल संबंध आधुनिकता की भेंट चढ़ चुका है। आने वाला भविष्य इससे भयानक हो सकता है। निम्न पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। मिट्टी में रस होगा जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इससे अपने मन की खींच को। गोड़ा 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 गोड़ो। भाव यह है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है, उसे फसल रूप में आकार देता है। मिट्टी में यदि उपजाऊपन रस नहीं होगा तो वह बीज को पोषित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मन की भी स्थिति होती है। जब उसके अंदर खींच विद्यमान रहेगी तो उसमें सृजन शक्ति उसे प्रभावित होती रहेगी। अतः सृजन के लिए खींच यानी यहाँ द्वेष या किसी के प्रति घृणा के भाव को मन से निकालना होगा, तभी हमारा मन भी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ा सकता है। इन पंक्ति से कवि ने धरती के माध्यम से मनुष्य की खींच को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया है। अगला प्रश्न, मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचार भावों को स्पष्टीकरण कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल है, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, जिनका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी बैर भाव या कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो भी हुआ है वह स्वयं इन सब का जिम्मेदार मानते हुए माता कैकेयी को कहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब